हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका और आज हम जो है पढ़ेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। अपने पुराने लेक्चर्स में मैंने अर्ली वैदिक एज जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। तो उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, वो सब चीज़ें और रिलीजन क्या था, वो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर लेटर वैदिक एज की मैं बात करूं तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर हम बात करें आर्यंस की जब एंट्री हुई थी इंडिया में, तो सबसे पहले वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही सेटल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए साउथ और ईस्ट के पार्ट्स में भी। तो सबसे पहले क्या हुआ, बड़ी बड़ी जो थी वो स्टेट्स बनी। सो राइज ऑफ द बिग स्टेट्स, राइज ऑफ बिग स्टेट्स। तो जोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो वो बढ़ गया था। सबसे पहले वो सप्त सिंधु के पास, यानी कि हमने पढ़ा था कि इंडस, सरस्वती प्लस पंजाब की जो 5 नदियां हैं उसके आसपास ही वो लोग सेटल डाउन हुए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए सरस्वती से गंगा की तरफ भी। तो अब क्या हुआ, अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो उस टाइम पे और भी कई जो है नदियों का मेंशन किया गया है, जैसे कि नर्मदा हो गई, चंबल हो गई, विंध्याचल, इन सब चीज़ों का जो है उसमें वर्णन किया गया है। अब क्या था, देखिए, जो पहले हमारे पास छोटी छोटी ट्राइबल स्टेट्स थी, अब वो बड़ी बड़ी पावरफुल स्टेट्स बन चुकी थी। ये कुछ स्टेट्स के नाम हैं और कुछ नई ट्राइब्स जैसे कि कुरु और पंचाला वो भी हमारे पास नोटिस में आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा और यमुना जो थे वो नए घर बन चुके थे आर्यंस के ईस्ट में। तो मतलब क्या है कि आर्यंस जो है ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के साथ साथ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी सेटल हो गए थे, राइट। आपको मैं थोड़ा मैप दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कहाँ कहाँ न्यू स्टेट्स थी, तो यहाँ पे एक मैप देख सकते हो, राइट। अब अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे जोग्राफिकल एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जो 3 ब्रॉड डिविजन्स थे उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे स्टार्ट ही हुआ था आर्यंस का रहना नॉर्थ इंडिया में। तो उस जगह को वो लोग कहते थे आर्यव्रत। उसके बाद मध्य देशा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन दी मिडल, यानी कि सेंट्रल इंडिया। और उसके बाद दक्षिणापथ, मतलब कि दक्षिण की ओर, साउदर्न इंडिया। तो ये 3 जो है मेन डिविजन्स थी उस टाइम जोग्राफिकल एरिया की लेटर वैदिक टाइम पे। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म, मतलब अब क्या हुआ, देखो, जब लोगों ने एग्रीकल्चर जो था वो नोटिस में आया, जब लोग खेती करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, वो लोग जो थे स्टेबिलिटी आ गई उनकी लाइफ में। पहले जो था उनका लाइफस्टाइल क्या था, कबीलाई जीवन था, यहाँ वहाँ मूव करते रहते थे पशुपालन करके। लेकिन इसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड था, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो उनका मेन ऑक्यूपेशन बन गया, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी आई। अब लोग एक ही जगह रहने लगे। अब देखिए, पहले अगर कोई भी किसी इंसान की बात करें, अगर उसको पता है कि सुबह का खाना है लेकिन शाम के लिए कुछ नहीं है, तो वो आगे से साम्राज्य बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो लेटर वैदिक एज में जब लाइफ में स्टेबिलिटी आई, लोगों को पता चल गया कि उनके पास साधन है अब जीवन जीने का, तो अब उन्होंने एक कदम और आगे सोचा और अपने जो अपना साम्राज्य था उसको बढ़ाने के बारे में सोचा। तो अब अलग अलग जो थे हमारे पास बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बन गए थे, अलग अलग स्टेट्स थी। उन स्टेट्स को मिला के जो हमने थ्योरी पढ़ी है अपने पुराने लेक्चर्स में, जनपद बने, महाजनपद बने। तो इस तरीके से जो है साम्राज्य को बढ़ाने का जो था टाइम पीरियड, वो यहीं से स्टार्ट हो गया था। अब जो राजा भी था वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। और जो राजा जब पावरफुल हुआ तो उसको कुछ नए टाइटल्स दिए गए, जैसे कि सम्राट, एकरात, विराट, भोजा, इस तरह के उसको नए नए और भी नाम दिए गए, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी वो और ज़्यादा उसकी पावरफुल हो गई थी। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हुआ, अब राजा का इलेक्शन होना बंद हो गया था, अब कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं था। तो जब इलेक्शन प्रोसेस कैंसिल हुआ तो अब क्या प्रथा बन गई कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब वंशानुगत हो गया सब कुछ। तो इस वजह से राजा के पास जो थी पावर थोड़ी और ज़्यादा आ गई, और अब उसने सोचा कि अब क्या करते हैं, साम्राज्य को बढ़ाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा रॉयल पावर भी बढ़ गई,
कैसे, वही जैसे मैंने आपको कहा, अब जब राजा का ही बेटा राजा बनेगा तो राजा के पास तो एब्सोल्यूट पावर आ गई। अब तो राजा को अपनी प्रजा को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। जब तक राजा को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था तब तक वो आंसरेबल होता था, उसका मेन काम होता था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनकी बात सुने, उनके हित में काम करे। लेकिन जब राजा के पास ही एब्सोल्यूट पावर आ गई तो प्रजा का उसको इतना टेंशन नहीं था, किसी को आंसरेबल नहीं है, जो मन में आए वो कर सकता था। जो पहले सभा और समिति होती थी, सभा जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के बताते थे कि ये क्राइम हुआ है, इस क्राइम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, वो एक लॉ बनाते थे किसी चीज़ के लिए, वो सब चीज़ें बाय द टाइम ऑफ लेटर वैदिक एज ख़त्म होती गई। ठीक है, और ये चीज़ कही गई कि जो राजा है वो किसी भी तरह की सज़ा से परे है, मतलब उसको कोई भी सज़ा नहीं दे सकते, वो कुछ भी करे, ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, और उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, पहले समिति होती थी जहाँ कॉमन लोग बैठ के इलेक्शन करते थे और राजा को चुनते थे। अब वो जो समिति थी वो भी ख़त्म हो गई। इस तरह से क्या हुआ, जो राजा की पावर थी वो बढ़ती गई और उसने क्या किया, लार्जर टेरिटरी पे अपना किंगडम बना दिया। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह युद्ध किया, फिर वहाँ पे वो टेरिटरी भी अपने अंडर ले ली। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो थी पावर को बढ़ाया और किंगडम को बढ़ाते रहे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहले हमने अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, वहाँ देखा था कि प्रीस्ट्स होते थे, ठीक है, सेनानी होते थे, वो लोग जो थे राजा को असिस्ट करते थे किसी भी एडमिन के काम पे। अब लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग राजा को असिस्ट करते थे उनको बोलते थे रत्निन्स, यानी कि जूल्स, राजा के हीरे, राजा के। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन आते थे, सबसे पहले तो अब जो रोल था मेन वो प्ले करते थे वो लोग जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके अलावा सूता होते थे, ठीक है, और यहाँ पे और भी हैं, अक्षवापा है, क्षत्रिय हैं, चैरियट मेकर्स हैं, और उनके अलावा मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स होते थे, पुरोहित भी होते थे, सेनानी, ग्रामीण। सेनानी होंगे जनरल ऑफ द आर्मी, ठीक है, और ग्रामानी होंगे किसी भी विलेज का जो हेड है। वो सब लोग मिलके राजा को असिस्ट करते थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो पिता थे उनकी प्रॉपर्टी पे किसका हक होता था, उनके बेटे का। तो अब यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले तो फादर जो थे वो हेड ऑफ द फैमिली बन गए। तो अगर मैं बात करूँ, पहले जो थे औरतों को सब इक्वल राइट्स थे अर्ली वैदिक पीरियड में, लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड की ओर हम आते रहे, औरतों को जो थे उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए। सबसे पहले तो किसी भी पॉलिटिकल चीज़ में वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे, मतलब औरतों को कह दिया कि घर बैठो, घर का काम करो, आप जो हैं पॉलिटिकल रिलेटेड या एडमिन रिलेटेड किसी भी सर्विस में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया कि औरतें जो हैं इसके काबिल नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ठीक है, फादर जो हैं वो हेड है प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली के, उसके बाद जो सबसे बड़ा बेटा है उसके ऊपर उसका हक बनता है सारी की सारी प्रॉपर्टी पे, अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो। अब औरतों की तो दुर्दशा हुई, उनसे तो उनके पॉलिटिकल राइट्स और उनसे मतलब बहुत सारे राइट्स छीन लिए गए। इसके साथ साथ जो शूद्र हैं उनसे भी जो थे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी छीन लिए गए। मतलब अगर शूद्र के घर में किसी की मौत हो जाती है तो शूद्र का उसकी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं रहता था। ठीक है, तो शूद्रों की, क्योंकि शूद्र जो थे उस टाइम पे सबसे लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कास्ट को माना गया। क्लियर है, जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि आपका कर्म डिसाइड करता था कि आपका वर्ण क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप जो थे वर्ण को इनहेरिट करते थे। मतलब ऐसा होगा, अगर आपके पिता राजा हैं तो आप भी राजा हैं, अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण ही माने जाएंगे, राइट। तो सोशल कंडीशन कुछ इस तरह से थी। 4 वर्ण हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो अगर सुपीरियरिटी वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रास। मतलब जो थे अब अगर देखें जो शूद्र थे उनकी जो स्थिति थी वो ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि उनके ऊपर वैश्यस का भी राज था, क्षत्रियस का भी और ब्राह्मण का भी। तो अब क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे औरतों को बोला कि वो पॉलिटिकल रिलेटेड चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, तो अब बोला गया जो शूद्रास हैं वो लोअर कास्ट मानी गई, और उनको बोल दिया गया कि कोई भी हवन, यज्ञ, पूजा, इन सब चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या बोल दिया गया कि वो सबसे
लोएस्ट कास्ट हैं, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकते। उनको अनटचेबल घोषित कर दिया, अछूत बोल दिया, ठीक है। तो ये जो कास्ट सिस्टम था ये कैसा हो गया, हेरिडिटरी हो गया। मतलब कि अगर आप ब्राह्मण, आपका बेटा ब्राह्मण, इस तरीके से ये हेरिडिटरी हो गया, जिसकी वजह से समाज में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उस टाइम जो थी, आप सोचिए कैसी मेंटेलिटी बन गई थी कि पहले इक्वलिटी थी, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, औरतों को बराबर के हक थे और सबके कर्म से उसका वर्ण होता था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा होता गया। तो जो अटारिया ब्राह्मण्स है उन्होंने तो क्लियरली ये चीज़ जो थी वो बोल दिया था कि जो वैश्याज हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्लियरली इंडिकेट्स दैट द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑफ वैश्याज ऑन द 2 हायर क्लासेस। तो वैश्या जो है वो उसके ऊपर वाली 2 हायर क्लासेस पे डिपेंड है, मतलब वो एक के ऊपर एक जो क्लास है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि डॉटर इज़ द सोर्स ऑफ मिजरी एंड सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। तो जब ये वाले स्टेटमेंट हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कितनी गिरावट आई महिला में, कि अब जो थे औरतों के अधिकार उनसे छीन लिए गए। अब डॉटर को ही कह दिया कि शी इज़ द सोर्स ऑफ मिजरी, वो दुखों का कारण है, और बोला अगर बेटा है तो वो ही इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। और फिर धीरे धीरे जो है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये भी स्टार्ट हो गई और दहेज प्रथा भी स्टार्ट हो गई। तो अगर हम देखें अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड की ओर जाते हुए हमारे हर एक सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई। शायद एग्रीकल्चर की वजह से, साम्राज्य बढ़ाने की वजह से जो थी सोसाइटी की जो अगर हम टोटल ग्रोथ देखें तो वो कहीं ना कहीं गिर गई थी, क्योंकि जो मेंटली अगर हम देखें तो लोग कैसे हो गए थे, बहुत ही औरतों शूद्रों को लेके, कास्ट सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा कन्फाइंड हो गए थे। अब अगर मैरिजेस की बात करें तो अगर हम टाइप ऑफ हिंदू मैरिजेस बोलें तो पहले तो मतलब मोनोगैमी और पॉलीगैमी दोनों ही चलती थी। तो ऐसा था कि जो पुरुष थे वो एक से ज़्यादा बीवियां रख सकते थे, लेकिन औरतें जो थी उनका सिर्फ एक ही पति हो सकता था, ठीक है। उस टाइम पे तीन चीज़ों को जो है इविल बताया गया है। पहला है लिक्कर यानी कि शराब, दूसरा वुमेन और तीसरा जुआ। इन 3 चीज़ों को जो है अगर हम पुराने टाइम की बात करें, लेटर वैदिक पीरियड की, तो ये 3 चीज़ों को इविल बताया गया था, ठीक है। अब हिंदू मैरिजेस जो थी उसमें अलग अलग टाइप की मैरिजेस थे उस टाइम पे। सबसे पहला था ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या होता था, किसी भी लड़की का किसी अगर पुरुष से विवाह होता है तो वो उसके लिए दहेज देते थे। तो जहाँ दहेज दे के आदमी किसी औरत से विवाह करता था उसे बोलते थे ब्रह्मा विवाह। उसके बाद है दैव्य विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि जो लड़की है वो किसी प्रीस्ट को दे दी जाती है उसकी फीस समझ के। तो उस टाइम जो थे दैव्य विवाह को बहुत ही अच्छा माना जाता था। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। आर्षा विवाह में क्या होता था, किसी भी गर्ल की अगर शादी हो रही है किसी पर्सन से तो जो लड़की थी वो दहेज लेती थी, मतलब ब्राइड का एक प्राइस होता था, अगर वो एक्सेप्ट करते थे लड़के वाले तो ही उनकी शादी होती थी। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। ये जो शादी थी ये बिना किसी ब्राइड के प्राइस की होती थी, मतलब इसमें डाउरी का सिस्टम जीरो था। तो प्रजापत्य विवाह में कोई भी डाउरी नहीं थी। इसके अलावा गंधर्व विवाह है जो आप सबको शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो गंधर्व विवाह कहते थे लव मैरिज को, जो सब करना चाहते हैं। नेक्स्ट है असुर विवाह, जो किसी को नहीं करना चाहिए। तो असुर विवाह क्या था, मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, किसी भी खरीदी हुई लड़की से अगर शादी करते थे। फिर राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो था, अगर कोई राजा है वो युद्ध में हार गया तो उसकी बेटी से जो विवाह करना, या फिर किसी लड़की को किडनैप करके उससे विवाह करने को बोलते थे राक्षस विवाह। उसके बाद पिशाच विवाह भी है एक, मतलब किसी भी लड़की को सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद जो उससे शादी होगी उसको राक्षस विवाह कहते थे। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप के ये विवाह, शादियों को डिवाइड किया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। आते हैं रिलीजन पे। तो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में हमें पता था कि जो लोग थे वो नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, अग्नि, वायु, इंद्र, है ना, इन सब की पूजा करते थे। लेकिन बाय द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इन सब की जो पूजा थी वो कम होती गई और वहाँ से नील ही हो गई। तो नए भगवान जो थे वो अब सामने आए। अब वो नए जो भगवान थे उनमें सबसे जो सुप्रीम गॉड थे वो थे प्रजापति या ब्रह्मा, जिनको क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे
जो सुप्रीम गॉड कहा गया वो है ब्रह्मा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं विष्णु और तीसरे पे रुद्र। रुद्रा जिनको शिव भी कहते हैं, पशुपतिनाथ भी कहते हैं क्योंकि गॉड ऑफ एनिमल्स। तो ये पहले हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे सुपीरियर गॉड कौन से थे? इंद्र, फिर अग्नि, फिर सूर्य। और लेटर वैदिक में क्या हो गए? प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जो 3 है। इसके अलावा कुछ और सेमी डिवाइन जो थी उन पावर्स की भी पूजा करते थे, जैसे अप्सराज, नागास, गंधर्व, ये सब भी आ गए थे। एंड उसके अलावा दुर्गा पूजा और गणेश पूजा जो थी ये भी लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। ये हो गया रिलीजन के बारे में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया पहले किस तरह से यज्ञ होते थे, बाद में जो थे किनको कंसीडर करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लोगों के लिए। इकोनॉमी की बात आते हैं। अब जब कास्ट सिस्टम डिवाइड ही हो गया था तो हर एक कास्ट का लोग जो थे वो अलग अलग काम करते थे, तो बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो थे वो भी हमारे सामने आए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जो पहले किसान होता था, मतलब एक पीजेंट ऑनर होता था, उसका जो लैंड था ना, अब वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को दे दिया गया। और उस टाइम पे आयरन का, लोहे का आविष्कार हो गया था, तो उन्होंने अच्छे से खेती बाड़ी करना जो था वो भी स्टार्ट कर दिया था आर्यंस ने, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी लैंड्स को कल्टीवेट करके काफ़ी अच्छी चीज़ों को उगाया भी है। ओके, इसके अलावा सिल्वर जो था, सिल्वर भी उसका भी यूज़ होना बढ़ गया था क्योंकि अब गहने बनने लग गए थे सिल्वर से, सिल्वर के गहने बनते थे। उसके अलावा बहुत सारे और ऑक्यूपेशंस जैसे हमारे पास यहाँ हैं मनी लेंडर्स, चैरियट मेकर्स, डायर्स, वीवर्स, बार्बर्स, गोल्ड स्मिथ्स, आयरन स्मिथ्स, वॉशरमैन, बो मेकर्स, कारपेंटर्स, म्यूजिशियन, ये सब जो थे अलग अलग जो थे बहुत सारे ऑक्यूपेशन तब तक डेवलप हो गए थे। और आर्ट ऑफ राइटिंग प्रोबेबली डेवलप्ड इन दिस पीरियड। तो लिखने की कला जो थी वो भी इसी टाइम के आसपास डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इकोनॉमी, और इसके साथ लेटर वैदिक पीरियड जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।